जय हिंद दोस्तों। मैं रवि गंगवार आज फिर से आपके परिवार एग्जाम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दिन पर दिन की तरह अपनी जो तैयारी है उसमें सभी लोग डटे होंगे और बहुत मेहनत के साथ सभी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पढ़ाई आपको काम आएगी जब आप एग्जाम में बैठोगे तब, है ना। आज की क्लास स्टार्ट करूंगा एक मोटिवेशन के साथ। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है, आप सुनो एक बार। कि सपना देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। इसका मतलब है बेटा कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनको नींद नहीं आती। उनको केवल अपना एक गोल दिखाई देता है कि हमारी मंजिल कहाँ पे है और मुझे मंजिल तक कैसे पहुंचना है ना। आप कभी इमेजिन करना, कोई भी चीज आप पे बिगड़ जाए, ठीक है, गलती से, तो आप ट्राई करना उसे बार बार बनाने की। देख लेना एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज बनकर तैयार हो जाएगी। केवल हौसला रखना जरूरी है। मेन चीज है हौसला। जब आपके अंदर हौसला होगा तो दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए बहुत छोटी नजर आएगी, तुच्छ सी चीज नजर आएगी। एग्जाम क्या चीज है ना। तो आपको डटे रहना है, अपनी जो प्रैक्टिस है और जो अपना जो पढ़ाई है उसको लगातार करते रहना है। और आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे एनालॉजी टेस्ट। हमारे इसमें दो क्लासें कंप्लीट हो गई थी एनालॉजी की। जो तीसरी है वो है लेटर एनालॉजी, ओ सॉरी, वर्ड एनालॉजी। जो वर्ड एनालॉजी है ये पूरी जीएस बेस पर होती है। जितनी अच्छी आपकी इसमें जीएस होगी उतनी अच्छे से आप इसमें क्वेश्चन कर पाओगे। जितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, कभी कभी दो भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें जो दो पूछे जाते हैं, एक भी पूछा जाता है, तो आपको केवल एक के नहीं दो के तरीके से तैयारी करनी है कि एग्जाम में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और अपनी जो जीएस है उसको बहुत मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ पर जीएस तो हम कवर करा नहीं सकते हैं। इसलिए हाँ, जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और लगातार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल देता हूं, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर तारीखें, फिर डालना है शब्दकोश, और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। और जो हमारे ऑप्शन होंगे वो होंगे शब्द, पुस्तकें, और नंबर सी भाषा, और नंबर डी होंगे शब्दावली। अब आपको देखना है कि जो कैलेंडर है
दिमाग लगाना, आपको सोचना है कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर में हम क्या देखते हैं भाई? कैलेंडर में हम तारीखें देखते हैं। कैलेंडर में जो आता है तारीखें तो होती हैं, है ना? उसी हिसाब से जो शब्दकोश होता है ना? क्या हम पुस्तकें देखते हैं? शब्दकोश कोई पुस्तकें होती है जो लाइन पूरी लिखी हुई होती हैं? क्या पुस्तकें होती हैं? वो पुस्तकें नहीं होती हैं। ना ही भाषा होती है और ना ही शब्दावली होती है। क्या होती है? शब्द। शब्दकोश में क्या मिलता है हमें? शब्दकोश में क्या देखते हैं? शब्द को देखते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, इसे करना है। जो ऑप्शन ए है वो है टंकड़, निबंध, अक्षर और वाक्यांश। ठीक है, अब जो शब्द है आपको ध्यान से देखना है। जो शब्द है, शब्द से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य तो बनता है। शब्द 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 से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। और अनुच्छेद, जो आर्टिकल होते हैं हमारे, अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद से मिलकर क्या बन जाता है? क्या वाक्यांश बनेगा? अनुच्छेदों से मिलकर क्या वाक्यांश बनेगा? अनुच्छेद क्या छोटी चीज है कोई? क्या अक्षर बनेगा? अक्षर अक्षर भी बनेगा? अक्षर तो बहुत छोटा होता है। क्या टंकड़ बनेगा? टंकड़ भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या? निबंध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि अनुच्छेद में लिखा होता है ना, कि शिक्षा का अधिकार, हमें हमारी फ्रीडम का जो अधिकार होता है। ठीक है, जो राजनीति, ये सब जो जो हमारे अधिकार होते हैं वो सभी आर्टिकल में लिखे होते हैं। तो जब हम सभी आर्टिकल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक निबंध बन जाएगा, है ना? तो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन 3 पे हम आते हैं। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मानव से संबंधित है। उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित होगी? ये क्या है ना? ऑर्निथोलॉजी। जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूं। पक्षी, ज्वालामुखी, नंबर सी कीड़े मकोड़े, और नंबर डी सरीसृप। सरीसृप जो जमीन पर रेंगते हैं उन्हें सरीसृप बोलते हैं, कीड़े मकोड़े को। ठीक है, देखो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो सब्जेक्ट होता है हमारा साइकोलॉजी, उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? साइकोलॉजी में हम मानव का जो मस्तिष्क है इसका अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी में भाई यही तो करते हैं, मानव का तो अध्ययन करते हैं कि मानव क्या सोच रहा है। जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का तो अध्ययन करते नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सरीसृप का भी नहीं करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं,
इसका भी नहीं करते हैं। ज्वालामुखी, इसका भी नहीं होता है। जो होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। जो ऑर्निथोलॉजी में जो होता है वो पक्षी का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 है। स्वच्छता। बीमारी। सावधानी। हमें पूछनी है कि सावधानी से रिलेटेड क्या होगा। आराम, नंबर बी उपेक्षा, नंबर सी दुर्घटना, दुर्घटना, और जो नंबर डी है वह सुझाव। सुझाव, ठीक है। अब देखो, जो स्वच्छता है, स्वच्छता से रिलेटेड क्या है? स्वच्छता किससे जुड़ी है भाई? बीमारी से। भाई अगर हम स्वच्छ किसी चीज को नहीं करेंगे, गंदगी फैलाए रखेंगे, स्वच्छता वहां पे है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या फैलेगी? बीमारी तो फैलेगी। उसी हिसाब से अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, रोड पर चल रहे हैं, है ना, बीच रोड पर चल रहे हैं और हाईवे है, अगर आप नहीं बचोगे तो आप क्या हो सकता है? आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो क्या हो गई? दुर्घटना हो गई, है ना। तो जो सावधानी अगर नहीं बरतोगे तो क्या होगी? दुर्घटना। और जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो उपेक्षा तो हो नहीं सकता है, ना ही आराम हो सकता है। क्या सावधानी में आप आराम करोगे? हैं? सुझाव, सुझाव भी नहीं होगा। सुझाव तो ना दोगे इसमें। जो बचा है केवल एक ही है, वो है दुर्घटना। कि आप सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या होगी? दुर्घटना घट सकती है ना। अब स्वच्छता, अगर आप स्वच्छ नहीं रखोगे अपने आसपास का वातावरण तो उससे बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, हिसाब से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वहाव। नदी का होता है। और स्थिर, ऑप्शन ए है, बताना है। जो 5 नंबर के ऑप्शन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। जो ऑप्शन ए है, ठीक, वह है तालाब। जो ऑप्शन बी है वह है वर्षा। और जो ऑप्शन सी है वह है सरिता। ऑप्शन डी है वह है नहर। अब देखो, जो क्वेश्चन 5 है, ठीक, ये 5 के ऑप्शन इधर लिखे, ठीक है। देखो, अब जो बहाव है, बहाव किस में होता है? नदी में तो होता है भाई। पानी जो बहता है वो नदी में तो बहते हुए जाता है। और जो स्थिर होता है, पानी कहाँ स्थिर होता है? तालाब में, क्योंकि तालाब गोल होता है और उसका पानी उसी में रहता है, जो कि स्थिर होता है। तो देखो, सतह में होती है नदी, नदी का तो होगा ही नहीं। नहर, इसका भी पानी स्थिर नहीं होगा।
ना ही वर्षा का पानी होगा, क्योंकि वो भी चलता रहता है। जब बारिश होती है तो वो भी इधर उधर उधर रेंगने लगता है। जो तालाब होता है इसका पानी बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक, आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। अब कराते हैं और क्वेश्चन। इसमें आप बहुत अच्छी अपनी जीएस कर लो, और कुछ नहीं है, केवल लॉजिकल क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी लॉजिक बेस पर है, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर अपने आप। और ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में टाइम बचाते हैं। क्या बचाते हैं? टाइम। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। जितने क्वेश्चन मुझे अच्छे अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, सभी उसको मैंने लिख लिया है। और आप लोगों के लिए बस आपको क्लास के साथ बने रहना है। और जिस हमारे भाई बहन ने अभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी एक अच्छी क्लास के साथ जुड़कर एक एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, है ना। उनके भी माता पिता को, उनके भी पेरेंट्स को अपने बेटा या अपनी बेटी के ऊपर गर्व हो, है ना। वो भी समाज में बैठकर कह सकें कि मैंने एक शेर पाला है और मैंने एक शेरनी पाली है। और उस शेरनी का और शेर का जब सिलेक्शन होगा तो उसका नाम सारी दुनिया में गूंजेगा, है ना। इतना ध्यान रखो आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा ही दो यार। महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास टेक्सास आपको बताना कि कहाँ का है। ऑप्शन है वह कनाडा, नंबर बी मैक्सिको, और नंबर सी ब्राजील, और नंबर डी यूएसए। यूएसए, है ना। अब देखो, जो महाराष्ट्र है ना, ये क्या है? भारत का एक स्टेट है, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र। जो टेक्सास है, टेक्सास क्या है? कि कनाडा का एक शहर है या प्रांत है ना। ये सिटी क्या है? कनाडा की तो है नहीं, ना ही ये मैक्सिको की है। और टेक्सास ना ही ब्राजील में आता है। जो टेक्सास आता है वो आता है यूएसए में। ये यूएसए का एक प्रांत है। टेक्सास क्या है? यूएसए का एक प्रांत है ना, जो कि बहुत फेमस सिटी है ये भी वहां की, यूएसए की। ठीक, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 की तरफ। जेलर, जेल से संबंधित है। तो क्यूरेटर
किससे संबंधित होगा, है ना। जो ऑप्शन है वह है कोठरी, नंबर बी संग्रहालय, और नंबर सी संरक्षक, और नंबर डी है इलाज। देखो, जो जेलर है वो जेल का संरक्षक होता है। जेलर होता है वह पूरी जेल का मालिक होता है। पूरी जेल में जितने कैदी होते हैं सबकी देखभाल की जिम्मेदारी किसके पास रहती है, सारा लेखा जोखा होता है, रहता है किसके पास रहता है, जेलर के पास। जेलर ही पूरी जेल का मालिक होता है। बिना जेलर के जेल जेल में किसी भी इंसान की, जो नया इंसान होगा उसकी एंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार जो क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर क्यूरेटर किसका संरक्षक होता है, क्यूरेटर क्यूरेटर किसका मालिक होता है, इलाज का तो ना होगा, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। कोठरी का भी नहीं होगा। कोठरी ना, कोठरी जानते हो आप लोग, कोठरिया बोलते हैं उसको, मतलब कमरा बोलते हैं एक तरीके से। तो ये भी संरक्षक, जो संरक्षक ही होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि संरक्षक तो पूछा ही है। तो क्यूरेटर किसका मालिक होता है, संग्रहालय का, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक। संग्रहालय का मालिक कौन होता है, क्यूरेटर। और संग्रहालय में क्या रखी जाती हैं चीजें, जो बहुत पुराने समय की चीजें होती हैं, प्राचीन काल की नई जो वस्तुएं होती हैं जो खुदाई में मिलती हैं, ठीक है, तो उनको संभाल के रखा जाता है संग्रहालय में। पुरानी जो किताबें हैं, जो पुराने तत्व मिले हैं, है ना, किसी तलवार मिल गई, ठीक, किसी का भाला मिल गया, ठीक, किसी की कुछ मिल गई, तो वो चीजें संग्रहालय में संभाल के रखी जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करना है क्वेश्चन नंबर 8। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जो वृक्क किससे संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा अंतःस्रावी, अंतःस्राव विज्ञान, और जो बी है ऑर्थोडोटिस्ट, ऑर्थोडोटिस्ट, और जो सी है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, और नंबर डी है वो है तंत्रिका विज्ञानी, तंत्रिका विज्ञानी, ठीक है। देखो, जो हृदय विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर हृदय संबंधी रोगों को देखता है उसे क्या बोलते हैं, जो हृदय संबंधी अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो वृक्क का अध्ययन करता है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। तंत्रिका विज्ञानी में तो होगा नहीं, तंत्रिका वगैरह हमारी होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट भी नहीं होगा, अंतःस्राव भी नहीं होगा, तो बचागा केवल नेफ्रोलॉजिस्ट। इस वृक्क का अध्ययन क्या किस में होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट में, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मोर मोर भारत, और जो रीच है ये कहाँ का पशु है, और जो ऑप्शन है वह है ऑस्ट्रेलिया, नंबर बी अमेरिका, नंबर सी रूस, और नंबर डी इंग्लैंड। ठीक, देखो जो मोर है में क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और जो रीछ है ये कहाँ का है, राष्ट्रीय जंतु है, कहाँ का है ये रूस का है। रा से रूस और रा से रीच। रीच कहाँ का है, रूस का। काफी लोगों ने लगाया होगा अमेरिका है का है, काफी लोग ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसमें करेक्ट क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूस, ना कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जो रूस है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वह है गाय। गाय, बछड़ा, और जो घोड़ी है इसके बच्चों क्या बोलते हैं। गाय के बच्चों क्या बोलते हैं, बछड़ा। ऑप्शन है वह है टट्टू, नंबर बी साबक, नंबर सी बिलौटा, और नंबर डी पिल्ला। ठीक है दोस्तों, अब देखो गाय के बच्चों क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। भाई तो सभी लोग जानते होंगे, गांव में गाय तो देखी होगी आप सभी लोगों ने। गाय में सॉरी गांव में गाय के बच्चों क्या बोलते हैं, बछड़ा। और घोड़ी के बच्चों को क्या बोलते हैं, घोड़ी के बच्चों को क्या बिलोटा बोलेंगे। बिलोटा बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं, सॉरी बिलोटा नहीं बोलते हैं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्ली 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 के बच्चों को बोलते हैं। पिल्ला ये कुतिया के बच्चों को बोलते हैं। साबक ये भी नहीं होगा, टट्टू ये होगा। घोड़ी के बच्चों को क्या बोलते हैं, टट्टू। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मेरे कराने से पहले एक बार आप लोग अपने आप करके देखा करो, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इससे आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर आप क्वेश्चन कर दिए तो। ये मैं बार बार बोलता हूं सभी को, और शायद ये आपको सभी लोग बोलेंगे ही, जितने टीचर हैं तैयारी कराते हैं, है ना। लेकिन हम बताते हैं बहुत कम लोग बताते हैं सभी क्लासों में। लेकिन मैं जो ज्यादा प्रेशर डालता हूं इसी चीज डालता हूं कि आप अपने आप करके देखें, और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको लगातार करते रहें।
इन सब चीज़ों पर लगातार ध्यान देते रहें, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सब लोग। देखो, दस हो गए थे ना, 11 करते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी टीम और जहाज किससे संबंधित है? जो हमारे ऑप्शन है वह हैं जल, नाविक, सी है बंदरगाह और डी है जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा। अब देखना है आपको। देखो, टीम किसे बोलते हैं? टीम खिलाड़ियों की, जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। चाहे फुटबॉल के खिलाड़ी हो गए, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, चाहे बैडमिंटन के हो गए, चाहे टेबल टेनिस के हो गए, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी समझो एक समूह को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। किसी भी खिलाड़ियों के जो समूह होता है उसको टीम बोलते हैं। ठीक है? इसी हिसाब से जहाज, जहाजों का जो समूह होता है उससे क्या बोलते हैं? बताओ, क्या उसे, क्यों, क्या उसे नाविक बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ना तो जल बोलेंगे हम, ना तो नाविक बोलेंगे, और ना ही बंदरगाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहाजी बेड़ा। आपने देखा होगा जब समुद्र में जहाज चलता है, ठीक, तो उसके साथ कई सारे जो चलते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए जो हमारा बेड़ा चलता है पानी में, तो उसके साथ बहुत सारे जहाज चलते हैं साथ साथ। ठीक है? तो हमारा क्या होगा? जहाजी बेड़ा होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। पौधा। वनस्पति विज्ञान इसी तरीके से स्वास्थ्य विज्ञान किससे संबंधित होगा? जो ऑप्शन है वह है स्वास्थ्य, नंबर बी है बीज संक्रमण, नंबर सी है शरीर विज्ञान, और जो नंबर डी है वह होगा रोग। देखो, जो पौधा है, ठीक, पौधा वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? भाई पेड़ पौधों का तो अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान है, छोटे छोटे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान में। ठीक, इसी तरीके से स्वास्थ्य विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? बताओ, क्या रोग का अध्ययन करेंगे? हैं? क्या शरीर का अध्ययन करेंगे? शरीर विज्ञान का? भाई स्वास्थ्य विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? हैं? क्या शरीर विज्ञान का करेंगे? बताओ। शरीर विज्ञान में तो, शरीर विज्ञान का तो कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे।
शरीर विज्ञान किसका अध्ययन होगा? शरीर का होगा। हमें देखना है किसका? स्वास्थ्य विज्ञान का। ना ही बीज संक्रमण होगा। जो अध्ययन होगा भाई केवल वो किसका होगा? स्वास्थ्य का। शरीर विज्ञान किसका अध्ययन होगा? शरीर का अध्ययन होगा, है ना। तो स्वास्थ्य विज्ञान में स्वास्थ्य विज्ञान में अध्ययन किसका होगा? स्वास्थ्य का होगा। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन है ये होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मोटर कार। मोटर कार गैरेज। हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है? जो ऑप्शन है वह है हवाई मैदान, ऑप्शन बी है हैंगर, और सी है हवाई अड्डा, और जो डी है वह है रनवे। ठीक है, देखो जो मोटर कार है भाई, मोटर कार कहाँ खड़ी होती है? आपने अधिकतर सुना होगा कि जाओ इस चीज को गैरेज में खड़ी करे आओ जाके, इसको उठाओ गैरेज में करे आओ खड़ी जाके। गैरेज सुनाना सभी को पता होगा गैरेज क्या होता है। ठीक है, जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसे क्या बोलते हैं? गैरेज बोलते हैं। ठीक है, जो मोटर कार है ये कहाँ खड़ी होती है? गैरेज में खड़ी होती है। इसी तरीके से जो हवाई जहाज होता है कहाँ खड़ा होता है? क्या रनवे पर खड़ा होगा क्या? भाई रनवे पे तो क्या होता है, वो अपना क्या कहता है, उड़ाई मतलब उड़ान करता है। रनवे पर क्या करता है? उड़ता है। रनवे पर दौड़ के आता है, बहुत तेज स्पीड बनाता है अपनी, उस पर उसकी उड़ान होती है। हवाई अड्डा, हाँ भाई हवाई अड्डा पर तो खड़ा होगा ही। हवाई अड्डा क्या उतरता है, वो हवाई अड्डे पे रुकता है वहां पे, है ना। लेकिन उसे ये नहीं बोलेंगे कि हम भाई हवाई जहाज को हवाई अड्डा पे खड़े कर देंगे, वो तो नेम है हवाई अड्डा। वहां तो जाते भी हैं, वहां तो उतरते भी हैं, उसे बोलते हैं हवाई अड्डा, है ना। तो ये तो भी नहीं होगा। जो हवाई मैदान है, हवाई मैदान में तो ना उतरेगा ना, सॉरी तो ना खड़ा होगा। वो कहाँ खड़ा होगा? हैंगर में। हैंगर में कहाँ खड़ा होगा? हैंगर में, जो कि उसका स्थान होता है। एक स्थान होता है जो पायलट कहाँ केवल कहाँ रोक सकता है अपने हवाई जहाज को? एक हैंगर में, हैंगर में ही रोक सकता है, क्योंकि वो सेफ जगह होती है। एक जो जहाज जो और आएंगे जाएंगे वो अपने रूट से जाएंगे, ये बिल्कुल अलग जाकर खड़ा हो जाता है, उसे हैंगर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है। बुलेट, बंदूक, धुआं, आपको देखना है। अब जो हमारे ऑप्शन होंगे वह होंगे आग, सिगरेट, फैक्ट्री, और नंबर डी चिमनी। क्या होगा? चिमनी। देखो दोस्तों, जो बुलेट होती है हमारी, जो गोली होती है वह किससे निकलती है? भाई बंदूक से तो निकलती है। जो बुलेट होगी वो कहाँ किससे निकलती है? जब आप कोड़ा दबाते हो तो जो बुलेट होती है कहाँ से निकलती है?
बंदूक से तो निकलती है ना। इसी तरीके से धुआं जो है, धुआं कहाँ से निकलता है? क्या फैक्ट्री से निकलता है? फैक्ट्री में तो बनता है धुआं, उसके जो इंजन चलते हैं, है ना, जो भाप होती है ना, वो तो फैक्ट्री में बनती है। क्या सिगरेट से? भाई सिगरेट तो पीने वाली होती है, धुआं तो निकलता है उसमें। धुआं का मतलब समझो क्या बोल रहा है ये, कि धुआं जो बुलेट होती है किससे निकलती है? एक उसे नाल बोलते हैं, उसके अंदर से निकलती है ना, उससे अंदर से निकलती है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि ये धुआं है वो किसमें से निकलेगा? तो फैक्ट्री में से तो नहीं निकलेगा, कि फैक्ट्री तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, किससे निकलेगा? चिमनी से। देखा होगा चिमनियां बनी होती हैं, भट्टा देखा, भट्टा आपने कभी देखा होगा सभी ने। तो भट्टा होता है, धुआं होता है, भट्टे से निकलता है। देख, भट्टे की चिमनी होती है, उससे बहुत धुआं निकलता है। और चिमनी होती है बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं, क्योंकि जो धुआं होता है, जितना ऊंची चिमनी होगी उतना धुआं ऊपर चला जाएगा, और आसपास का जो वातावरण है उसको दूषित नहीं करेगा। हाँ करेगा तो, लेकिन इतना नहीं करेगा कि चिमनी छोटी बना दोगे तो वो ज़्यादा दूषित करेगा वातावरण को, है ना। अगर आप ऊंची बनाते हो तो हवा के साथ घुल मिल जाता है, बह जाता है, चला जाता है, इतना जो है हानिकारक नहीं रहता है वो। ठीक है, तो आग तो होगी नहीं बिल्कुल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा चिमनी। ठीक, धुआं कहां से निकलेगा? चिमनी से निकलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 हो गए हमारे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्टिंग, है ना। क्वेश्चन 15 से स्टार्टिंग करेंगे और लगातार आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको पढ़ने में मजा आए, और जब एग्जाम में बैठो तो उसी तरीके से, और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रखे आपको रखे मिल जाएं, है ना। काफी जगह से इकट्ठे करके क्वेश्चन मैं लाया हूं, जिससे आपको अच्छे तरीके से बता सकूं, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका समय वेस्ट ना हो, आप यहां से जाओ, कुछ सीख के जाओ, अच्छा सीख के जाओ यहां से, और लोगों को बताओ कि यार वो चैनल तो बहुत अच्छा है, उस पर टीचर जो हैं, रीजनिंग के जो सर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप इतना बोल दो हमारी दक्षिणा हो गई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 हो गए थे ना, 17 पे बात करते हैं। नींव, भवन, इस तरीके से संविधान इसका होगा। इसकी जो ऑप्शन है वह है सरकार, नंबर बी राज्य, नंबर सी राष्ट्र, और नंबर डी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। देखो दोस्तों, हम अपना घर बनाते हैं, सुनो ध्यान से, हम अपना घर बनाते हैं तो क्या करता है मिस्त्री? सबसे पहले उसकी नींव भरता है। जितनी टिकाऊ उसकी नींव होगी उतना ही बेहतरीन मकान होगा, मकान की मजबूती होगी उतनी ही अधिकतर होगी, है ना।
अगर आपकी नींव अच्छी है तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। आपको पहले से सिखाया गया है, छोटे से ही सब चीज़ों को बता दिया गया है, तो आपको आगे पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उसी तरीके से जो नींव होती है ये किसकी रखी जाती है? भवन की रखी जाती है, मकान की रखी जाती है। जो संविधान होता है ना, संविधान किसकी नींव होता है? क्या मंत्रिमंडल की नींव होता है? बताइए आप लोग। भाई मंत्रिमंडल की नींव नहीं होता है। ये लोग ये रूल फॉलो करते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, संविधान का रूल फॉलो करना जरूरी है, इनके लिए नहीं, सारे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए। क्या सरकार है जो संविधान की नींव है? नहीं, ये भी नहीं है। राज्य भी नहीं है। क्या है? राष्ट्र है। जो पूरा हमारा राष्ट्र है वो क्या है? एक नींव है, पूरे राष्ट्र की नींव है संविधान। पूरा राष्ट्र चलता है संविधान के ऊपर चलता है। हमारा जो भारत है, भारत में जितने भी काम हो रहे हैं सभी संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं, संविधान के रूल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ठीक, अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, राष्ट्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पाउंड, एन और जो पोलो है क्या आएगा? यहां पे ऑप्शन ए है वह हॉकी, ऑप्शन बी है वह घोड़ा, सी है सवारी, और जो डी है वह है छड़ी। ठीक है, देखो जो पाउंड है ये क्या है? मुद्रा है। एन क्या है? मुद्रा है। जो पाउंड और एन है ये दो अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। क्या है? अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। इसी तरीके से फिर पोलो है, ये क्या है? एक देश का खेल है। खेल है, ठीक है, खेल है। क्या घोड़ा भी एक देश का है? हमें क्या करना है? एक ही चीजें हैं दोनों, पाउंड और एन क्या है? दोनों मुद्राएं हैं एक ही देश की। इसी तरीके से जो पोलो क्या है? खेल है। मतलब यहां पे कोई खेल ही आएगा, पोलो और खेल आएगा जो दोनों अलग अलग देश के होंगे। छड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, ना सवारी से कोई मतलब है। यहाँ में क्या मतलब है? हॉकी से। पोलो और हॉकी क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? हॉकी। ठीक, जो कि दोनों अलग अलग देशों के खेल हैं। आई होप आप बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। ऑप्शन हमारा ए है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। रविशंकर, सितार बजाते हैं। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? जो ऑप्शन है ये तो सभी कर सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे हमारा स्टूडेंट, वो 100% क्वेश्चन कर देंगे, देखते ही क्वेश्चन को कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही बार रिपीट करा गया है ये क्वेश्चन। सरोद, संतूर, सहनाई और जो डी है वह है बांसुरी। ठीक, देखो रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। रविशंकर सितार वादक हैं।
है ना। इसे याद कैसे करें, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है, छोटे एग्जाम होते हैं एमटीएस वगैरह, एमटीएस पूछ लेता है जीएस में कि निम्न में से सितार वादक कौन है। ऑप्शन दे देगा हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, और दे देगा सॉरी, और दे देगा फिरोज खान, सॉरी फिरोज खान नहीं, तबला वादक क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, अब देखो अभी देखो ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल, चलो बता दूंगा अभी। 4 ऑप्शन दे देगा। अब 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि सितार वादक कौन है। सॉरी हाँ, अल्लाह रखा खां, 4 ऑप्शन दे देगा, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है। अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत टिक कर दोगे कि भाई रविशंकर तो सितार वादक हैं, रविशंकर सितार, भाई तार जुड़े हुए हैं शंकर से, हमारे शंकर से हमारी ऐसी लगन है, शंकर भगवान से, भोलेनाथ से हमारी ऐसी लगन है कि हम तो उनको पूछते हैं। हर महाशिवरात्रि पर उनका फास्ट होता है, हम रखते हैं, तो इस तरीके से हमें याद कर लेना है। ठीक। बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी कौन बजाते हैं, हरिप्रसाद, ये मैं लिखवा दे रहा हूं, ये पूछ लेता है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी वादक हैं। शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई कौन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह बजाते हैं। और संतूर वादक कौन है, ये तो होगा नहीं बिल्कुल, ठीक, तो इसका तो ये हो जाएगा, ठीक, और सरोद ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 पर। अब चलते हैं, देखो टांग, घुटना, नेक्स्ट है वहां, इसे बोलते हैं भुजा। आपको बताना है भाई टांग, जो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं यहां पे, हाथ, नंबर बी कलाई, नंबर सी कोहनी, और नंबर डी होगा वह होगा वहां, वाह, ठीक। देखो टांग, टांग, घुटना, घुटना, अब घुटना देख के समझ जाओ घुटना क्या कर रहा है, घुटने पे क्या होता है, हमारा जो पांव है घुटने पे जाकर मुड़ता है। उसी तरीके से जो भुजा है, भुजा मीन्स हाथ होता है हमारा, अब हाथ कहाँ पे मुड़ता है, भाई हाथ यही तो मुड़ता है यहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, कोहनी बोलते हैं। तो कोहनी ऑप्शन है कहीं, है, जो ऑप्शन हमारा सी है ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझो कि जो टांग है, टांग घुटना बोल रहा है, और घुटना क्या करता है, हमारा मुड़ता है ना। बाहां, बाहां मीन्स हाथ होता है, और हाथ हमारा कहाँ पे मुड़ता है, ये यहाँ पे मुड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, कोहनी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी तरीके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलना, पवन, इससे क्या बोलेंगे, है ना। इसके जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूं यहां पे, मौसम, नंबर बी वर्षा, आपको दिख नहीं रहे होंगे ये, मैं यहां पे लिख देता हूं। नंबर हमारा ए है मौसम, नंबर बी है वायु, और नंबर सी है वर्षा, और जो नंबर डी है वह है
तूफान। ठीक है, अब देखो, ध्यान समझो इसको। जो चलना है, क्या है चलना? चलने, हम पहले चलते हैं तभी धीरे धीरे दौड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं चलने की तीव्रता को क्या बोलते हैं? दौड़ना बोलते हैं। चलने की तीव्रता को क्या बोलते हैं? दौड़ना बोलते हैं। इसी तरीके से पवन, हवा के चलने को क्या बोलते हैं? क्या मौसम बोलेंगे? मौसम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। वायु भी नहीं बोलेंगे, वायु में हवा खुद ही होती है, वो तो खुद ही चल रही है। वर्षा होगी? वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि तो पानी ऊपर से गिरता है, उसकी कभी तीव्रता ही नहीं होगी। क्या बचा? डी बचा, जो कि तूफान। पवन, हवा, जब हवा पहले चल रही है आराम से, है ना, जब वो स्पीड पकड़ेगी, जब वो तीव्रता पकड़ेगी, तो क्या आ जाएगा? एक तूफान आएगा। तूफान आ जाता है, गांव में देखा है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो किसी की जो तरपाल है वो उड़ रहा है ना, किसी की चारपाई उड़ रही है। मैं आपको बता दूं एक फनी वीडियो, वो सॉरी फनी बात है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो अब से करीब 4 साल पहले की बात है। हाँ, मैं गांव में गया था, छुट्टी पड़ गई थी, तो गांव में गया था, तो गर्मियों के दिन थे। अब गर्मियों के दिन में आप जानते हो कि सभी लोग क्या करते हैं? छत पे लेटते हैं। तो मैं और मेरी सारी फैमिली छत पर लेटी थी, है ना, क्योंकि नीचे जो थी बहुत गर्मी लग रही थी। उस दिन लाइट जो थी वह खराब हो गई थी, है ना। गांव में आप देखा होगा, पोल वगैरह होते हैं, टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो लाइट खराब हो गई थी, तो सभी लोग छत पर लेटे थे। और रात के करीब 12-1 बजे टाइम पर बिल्कुल जब लेटे थे तो बिल्कुल साफ आसमान था, बिल्कुल तारे थे। लेकिन 12-1 बजे के टाइम पे इतना भयंकर तूफान चला, इतनी भयंकर हवा चली कि दोस्तों बता दूं कि मैं लेटा था, दीदी, पापा, चाचा, चाची, हमारी जॉइंट फैमिली है, सभी लोग लेटे थे अपनी अपनी चारपाई पर। जब तूफान आया तो सब उठना महंगा पड़ गया, उठना चारपाई से। और जो हमारी चारपाई थी एक, वो लोहे के पाइप, देखें लोहे की पाइप, जो की पाइप की है, काफी भारी चारपाई है। तो दीदी वो अंदर कर रही थी, तो चारपाई उन्हें अंदर नहीं कर मिली, और चारपाई जो थी वो उड़कर 3-4 घर छोड़कर उनके और हमारे पड़ोसी हैं 3-4 घर छोड़कर उनके घर में जाकर चारपाई गिरी। अब वो सुबह को सुना रहे थे, बोले यार हम तो डर गए कि ये क्या गिर गया आगे। और उसमें एक बात अफवाह चली थी कि जो है पृथ्वी, पता नहीं कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं है, कि गोला लॉल कुछ प्लेनेट वगैरह कुछ था कि वो टूट कर गिरेगा, है ना, तो सारा जो हमारे दुनिया है बिल्कुल जो है बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हमारी छोटी बहन है, एक सिस्टर है, उसके माइंड में पढ़ने जाती तो बच्चे बातें करती है, तो उसके मन में वही बात चल रही थी जब तूफान आया तेज। अब वो रोने लगी कि पापा आज आज तो हम सब लोग नहीं रहेंगे, आज हम सब लोग मर जाएंगे। अरे फिर को समझाया हम लोगों ने, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उस रात में नींद नहीं आई, इतनी हंसी आई बात को सोच सोच के। और एक बुरी बात, उसी रात में ऐसी कास्ट के लोग हैं हमारे गांव में, उन घर में आग लग गई। बहुत ही गरीब फैमिली थी, बेचारे लेटे थे। आपने देखा गांव में धुआं सुलगा देते हैं जैसे जानवर वगैरह को मच्छर वगैरह ना लगे, तो वे धुआं जल रहा था, है ना, सुलग रहा था। तो जब तूफान आया तो उनके छप्पर बड़े थे और घर में भूसा भरा हुआ था। गर्मियों के दिन थे, गेहूं कटाई हो गई थी, भूसा भर लिया था। तो दोस्तों इतनी भयंकर आग थी, मैंने लाइफ में ऐसी आग कभी नहीं देखी। जितने जानवर थे सारे मर गए, नहीं पहुंचा, वो तो निकल आए थे घर के बाहर, है ना। फिलहाल हाथ पैर टूट गए थे, जल्दी से जल्दी में सामान निकालते हुए कुछ करनी, और काफ़ी नुकसान भी हुआ था उनको। तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो जिससे उनका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। इतना भयंकर दृश्य लाइफ में पहली बार देखा था।
और उस दिन एक चीज और देखी थी मैंने, लोग भगवान को नहीं मानते, है ना, मैं उस दिन माना था भाई। जब तूफान आया ना, तभी बादल नहीं थे, लेकिन जब उधर आग लगी तो आग जो थी, हमारे पूरे गांव के चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी, इतनी भयंकर आग थी। तो सभी लोग यही दुआ मना रहे थे कि हे प्रभु, कैसे भी बारिश हो जाए। और बादल ना होते हुए भी 10 आग लगने के 10 मिनट के बाद बारिश होने लगी। 10-15 मिनट बीते होंगे, तब तक बारिश हो गई। अगर उस दिन बारिश ना हुई होती तब तो पूरे गांव में आग लग जाती, क्योंकि उधर हवा बहुत तेज चल रही थी और उधर आग जो थी अपना विकराल रूप फैला रही थी। गांव में छप्पर वगैरह होते, इस यहाँ से उड़कर चिंगारी वहां गिरी और वहां से उड़कर वहां गिरी, तो ऐसे ही सारे गांव में आग लग जाती, है ना। तो आज चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसे कराते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वह है 22 है, देश है। देश का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। और राज्य का मालिक कौन होगा? अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। मुख्यमंत्री, नंबर बी प्रधानमंत्री, नंबर सी अध्यक्ष, जो स्पीकर बोलते हैं, और जो नंबर डी है, फिर कौन बचा? राज्यपाल। ठीक है, देखो अब देखो, देश देश का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भाई, राष्ट्रपति होता है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी होता है, नहीं। जो देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है हमारे यहाँ संविधान में, राष्ट्रपति को बोला जाता है। बिना राष्ट्रपति की सहमति पर कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है केंद्र का। उसी तरीके से जो राज्य होता है, राज्य का मालिक कौन होता है? अब बहुत से लोग लगाएंगे मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री कैसे हो जाएगा? अगर यहां पर प्रधानमंत्री होता, अगर यहां पे देश का मालिक प्रधानमंत्री होता, अगर यहां पे प्रधानमंत्री लिखा होता, तब हम राज्य का मालिक कर सकते थे मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पर तो राष्ट्रपति लिखा है, तो हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो मुख्यमंत्री तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें जो एग्जाम में देखना है, सबसे अच्छे तरीका है कि आप सबसे सबसे पहले गलत ऑप्शन को काटो। जो आपको लग रहे हैं कि गलत हैं उनको सबसे पहले हटा दो, फिर जो बचे उनमें देखो इनमें कौन सा सही है। तो वैसे देखो, अब दो हट गए, अब जो दो बचे हैं, भाई अध्यक्ष स्पीकर किसका होता है? संसद में बैठता है, जब दो पक्षों के बीच वार्ता होती है, उनका मालिक होता है अध्यक्ष स्पीकर। और जो राज्यपाल होता है, ये राज्य का भी मालिक होता है। इसकी बिना सहमति के राज्य में कुछ नहीं हो सकता है ना। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डी। यहाँ पे राज्य का मालिक कौन हो जाएगा? राज्यपाल, गवर्नर जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बचा, उसे और करा देता हूं मैं, है ना। इसे भी कर ही लो, लगे हाथ। देखो मरीचिका,
रेगिस्तान में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। आकाश, बहरम, नंबर बी इंद्रधनुष, आकाश, नंबर सी वर्षा, इंद्रधनुष, और जो ऑप्शन डी है वह है प्रतिबिंब दर्पण। प्रतिबिंब और दर्पण, ठीक। अब देखो मरीचिका। अब मरीचिका जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, 12th में पढ़ा भी होगा कि मरीचिका क्या होती है। आपने देखा होगा, बताता हूं, आप दोपहरी में जब रोड पर जाते हो, रोड पर जब बाइक चलाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आपसे थोड़ी दूरी पर भयंकर दोपहरी में, गर्मियों के दिनों में जब आप रोड पर चलते हो तो आपको लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, आगे रोड पर पानी है। और जब आप आगे जाते हो तो वहां पर कुछ होता ही नहीं है। इसी घटना को हम मरीचिका बोलते हैं, है ना। मरीचिका कहाँ होती है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में रेत रेत होती है ना सब जगह, तो वहां पर जो मृग होती है वो पानी की तलाश में घूमती है ना। तो उससे सब हर जगह पानी नजर आता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो वहां पर कुछ होता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से मरीचिका कहाँ रहती है? रेगिस्तान में। मरीचिका जो होती है वह रेगिस्तान में होती है। क्या भ्रम आकाश में होता है? ये तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा, है ना। क्या इंद्रधनुष से वर्षा होती है? भाई इंद्रधनुष में वर्षा होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। इंद्रधनुष और वर्षा का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। वर्षा होती है, इंद्रधनुष बाद में बनते हैं। आकाश में देखा इंद्रधनुष बनते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वर्षा होने के बाद बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं इनका। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी प्रतिबिंब दर्पण। दर्पण में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो इंद्रधनुष होगा, आकाश होगा। इंद्रधनुष कहाँ बनते हैं? आकाश में बनते हैं। वर्षा के बाद देखा इंद्रधनुष कहाँ बनते हैं? आकाश में बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इंद्रधनुष में वर्षा नहीं होती है और ही दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर और एक नए चैप्टर के साथ। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने अच्छे से कीजिए और अपना जल्द से जल्द सिलेक्शन श्योर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, है ना, वैकेंसी तो कम हो रही है और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कंपटीशन बहुत हाई होता चला जा रहा है। आप जितने जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं उतना ही आपको बहुत अच्छा होगा। अपने माँ बाप के सपनों को जितनी जल्दी पूरा कर सको, उनकी जिंदगी उसी टाइम से 5 साल बढ़ जाएगी। एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा जो लड़का है, हमारा लड़की है, हमें जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। जिस दिन उन्हें वो मिल गई उस दिन उनकी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। सच बता रहा हूं सर। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ लगे रहिए और हमारे चैनल पर विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। हम आपको एक बेस्ट कंटेंट देंगे, है ना, और दे भी रहे हैं।
आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहिए और हम आपका सिलेक्शन श्योर कराएंगे। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।